नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द पैशन फॉर डूइंग एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंपल्शन और रिवॉर्ड। कोई हमारे पास कंपल्शन नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, एंड द पैशन फॉर डूइंग, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में भी अगर कुछ करने का जुनून हो तो इसे क्या कहते हैं? जब हमें जुनून मिलता है किसी चीज को करने का तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कि यह है हमारे पास आंतरिक अभिप्रेरणा या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। यहां पर हिंदी दे रखी है, इंग्लिश में इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसी को हम हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब हम किसी लालच, किसी कंपल्शन, किसी बाध्यता, किसी इनाम, किसी डर, किसी दंड के बिना अगर कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं तो इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसे कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। वहीं पर एक्सट्रिंसिक या सामाजिक अभिप्रेरणा, जब हमें दंड और पुरस्कार या भय होता है तब हमें देखने को मिलता है अचीवमेंट मोटिवेशन। जब हम समाज में कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, कोई रैंक प्राप्त करने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए जब काम करते हैं तो उसे अचीवमेंट कहा जाता है। और फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर अगर हम देखें तो आकांक्षा का स्तर हमारे पास होता है कि मोटिवेशन के लिए हम कितने अभिप्रेरित हैं, रेडीनेस कितनी है, तत्परता कितनी है, इसे हम आकांक्षा का स्तर कहते हैं। जिसकी रेडीनेस जितनी ज्यादा होगी उसका डिग्री ऑफ एस्पिरेशन उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी तत्परता जितनी ज्यादा होगी उसको हमें आकांक्षा का स्तर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां उत्तर पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट रीजनिंग? रीजनिंग स्टार्ट करने की बात की गई है। किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं? तो तर्क करना शुरू कर देते हैं, ये अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक विकास का प्रश्न है और इसका उत्तर प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दिया है। प्याजे ने इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इसका आंसर दिया है हमें। तो अगर हम प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखें तो प्याजे की थ्योरी के हिसाब से जो हमें लॉजिकल रीजनिंग दिखती है वो हमें कब से दिखनी शुरू होती है? तो बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू कर देता है कब से? जब बच्चा सेकंड स्टेज में हमारे पास होता है। यानी हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारा बालक है वो कौन सी अवस्था में हो गया? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें देखने को मिलेगा। तो प्री स्टेशनल में हमें क्या देखने को मिलती है? ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। पारगमनात्मक चिंतन। और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। यानी जो हमारे पास स्टेज सेकंड है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती है जो कि हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। फिर हम क्या देखें तो फिर हमें देखने को मिलता है स्टेज 3, जिसको ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसको ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहां पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है, यहीं से बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है, या जिसको हम कंक्रीट मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कहते हैं, इसी को हम मूर्त बहुआयामी चिंतन कहते हैं। तो ये तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है और इसके बाद फिर चौथी अवस्था में बच्चा किस पे आ जाता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, जो हमें एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलती है। तो अब लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत बोली गई है, तो शुरुआत हमारे पास किससे होती है? शुरुआत होती है हमारे पास कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग से, जो बच्चा किस में कर रहा है? थर्ड स्टेज में हमें कर रहा है। और थर्ड स्टेज कितने से कितने साल तक की होती है? तो ये है 7 से 11 वर्ष, 7 to 11 ईयर्स हमें देखने को मिलते हैं। 7 to 11 ईयर्स में बच्चा ये हमें करता हुआ दिख रहा होता है। यानी ये अगर हम
जो हमारा हरलॉक के स्टेजेस हैं उनसे मैच करें तो हरलॉक के स्टेजेस में हमें क्या मिलेगा, लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था मिलेगा। अगर हम हरलॉक के स्टेजेस से बात करें तो हरलॉक का स्टेजेस कितना है, 6 to 12 इयर्स का है। इसी के बीच में 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रीट तरीके से, मूर्त तरीके से शुरू कर लेता है। तो आंसर यहां पे हमें सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following is not a form of misconception? Not पूछा गया है, not a form of misconception, इनमें से क्या एक गलत धारणा नहीं है। अब ये फॉर्म्स ऑफ मिसकंसेप्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो वर्नाकुलर मिसकंसेप्शन, मातृभाषा मिथ्या बुद्धि, एक हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास मिसकंसेप्शन है। ये किस तरह की मिसकंसेप्शन होती है, ये होती है कि जब हमारे पास एक भाषा में अलग अलग तरह के अर्थ दे रखे होते हैं, उसके कारण अगर हमें त्रुटियां देखने को मिलती हैं तो वो वर्नाकुलर मिसकंसेप्शन कहलाती है, वो मातृभाषा मिथ्या बुद्धि कहलाती है। उसमें हम मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, किसके कारण, हम अलग अलग अपने लैंग्वेज के कारण हम मिसकंसेप्ट करते हैं। जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्या, कि हम एन अगर लेके चल रहे हैं तो एन सिंबल है किसका, नॉर्थ डायरेक्शन का, एन सिंबल है किसका, नाइट्रोजन का, एन सिंबल है किसका, नॉर्मैलिटी का। अब ये इतने सब के लिए हमारे पास एन सिंबल है, ठीक है। तो अब हम नॉर्थ पोल के लिए भी ये यूज किया जाता है। अब कहीं क्वेश्चन में आपसे एन को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप किससे डिफाइन करेंगे, तो ये एक वर्नाकुलर मिसकंसेप्शन हो गया कि बच्चा इनमें से किसी भी एक चीज को डिफाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चे को जो नॉलेज होगी वो उसके हिसाब से डिफाइन करेगा। फिर हम देखें कॉग्निटिव कन्फ्लिक्टेड आइडियाज, ये हमारे पास मिसकंसेप्शन नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन नहीं होता इसीलिए क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया, तो यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन नहीं होता। हम देखेंगे कि अलग अलग आइडियाज जो है कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे से, कॉग्निटिवली कन्फ्लिक्ट करते हैं, संज्ञान तौर पर एक दूसरे से परस्पर विरोधी विचार होते हैं। अब परस्पर विरोधी विचार कैसे होते हैं, जब हम किसी कंसेप्ट को अलग अलग हम आयामों में या संदर्भों में देखते हैं तो हम इसके अंतर को देखेंगे। जैसे कि हमने बात करी प्रकृतिवाद बनाम जो वातावरण के हम प्रभाव की बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर का, तो ये बिल्कुल कंपीटिंग हमारे पास हमें कंसेप्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अलग अलग जगह हमें हर जगह कॉग्निटिवली कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज मिलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी होंगे। जैसे हमने देखा बिहेवियरिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म, व्यवहारवाद बनाम हमें देखने को मिला निर्माणवाद, या फिर हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि स्टेज थ्योरी वर्सेस कंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट, जो हमें पड़ाव सिद्धांत देखने को मिलता है, अवस्था सिद्धांत देखने को मिलता है विकास का, इसके बनाम में हमें निरंतरता का विकास का सिद्धांत। ये सब आपस में एक दूसरे से विपरीत आइडियाज हैं और ये सभी आपस में सही होते हैं। तो जो परस्पर विरोधी विचार है ये हमें कन्फ्लिक्ट या जो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो अलग अलग हमें अवधारणात्मक द्वंद्व देखने को मिलते हैं, संघर्ष देखने को मिलते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे नॉन साइंटिफिक बिलीव्स, अवैज्ञानिक मान्यताएं। तो ये हमारे पास फिर से एक मिसकंसेप्शन है, वो मान्यताएं जो हमें धर्म से मिलती हैं, हमारे संस्कृति से मिलती हैं, उनको हम उनका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं होता फिर भी हम मान रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गॉड का ही है। भगवान के अस्तित्व को विज्ञान अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया, ना ही असिद्ध कर पाया है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नाइदर द साइंस हैज proved that God doesn't exist, neither it has denied it that God doesn't exist, so still the people will believe on it, लोग इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो ये किस तरह की मान्यता कहलाएगी, ये अवैज्ञानिक मान्यता कहलाएगी, जिसका विज्ञान में हमें किसी तरह का कोई आधार नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन बात सही या बात गलत ये नहीं कहा जा सकता। फिर हम कहते हैं प्री कंसेप्ट नोशन, पूर्वाग्रही विचार। वो विचार, ये भी मिसकंसेप्शन होता है, जो विचार समाज में बने हुए हैं, जैसे कि हम इसका बहुत बड़ी एग्जांपल आप देखते हैं कि लड़कियों को गणित अच्छी नहीं आती, ये लड़कियां खाना अच्छा बना सकती हैं, लड़कियां ड्राइवरी नहीं कर सकती। ये सब क्या है हमारे पास, ये सब पूर्वाग्रही विचार हैं। हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक लिंग, किसी एक जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं और उसके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। तो ये सारे पूर्वाग्रही विचार होते हैं, ये भी हमारे लिए मिसकंसेप्शन होते हैं, ये भी गलत धारणाएं हैं, इन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता होती है। लिंग आधार पर, जाति आधार पर, धर्म आधार पर जितनी पूर्वाग्रह हैं वो हमें सुधारने की आवश्यकता होती है। तो यहां आंसर रहा कॉग्निटिव कन्फ्लिक्टेड आइडियाज, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार। चलिए अगले प्रश्न को देखें।
who strives to answer such questions as well as to understand, explain and predict behaviors that occur throughout the lifespan. जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन में बताने वाले जो पूरे जीवन भर होने वाले हमारे पास चेंजेस के ऊपर बात करते हैं, जो अलग अलग तरह के बदलावों के ऊपर बात करते हैं, ये होते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ये होते हैं विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, जो जीवन के अलग अलग पड़ावों में क्या चीज बदल रही है, क्या चीज है, क्या चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हो गए। अब अगर हम देखें तो वाइगोस्की भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, एरिक्सन भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। फ्रॉड थ्योरिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, धोखाधड़ी विचारक ऐसा कोई अवधारणा हमें देखने को नहीं मिलती है। वाइगोस्की और एरिक्सन दोनों डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following statement is true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रोथ इज ओनली अ मेंटल प्रोसेस, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये गलत है। ग्रोथ हमारे पास मेंटल भी होगी, फिजिकल भी होगी, सोशल भी होगी, लैंग्वेज में भी होगी, हर जगह हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हेरिडिटी डजंट अफेक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस, अनुवांशिकता अधिगम को प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, यह भी रॉन्ग कंसेप्ट है। सभी तरह के लर्निंग और सभी तरह के डेवलपमेंट को हेरिडिटी और हमें एनवायरमेंट दोनों इंपैक्ट देते हैं, अनुवांशिकता और हमें वातावरण दोनों प्रभाव देते हैं, तो यहां पे हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। फिर डेवलपमेंट इज ओनली अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, फिर से ये गलत। विकास न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक प्रक्रिया भी है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हम देखें लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर ऑफ चेंजेस, तो ये बिल्कुल हमें ठीक देखने को मिलता है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, और ये किसकी परिभाषा है? ये वॉटसन की परिभाषा है। और किसके लिए है? ये अधिगम की मूलभूत परिभाषा कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग, जो कि हमें वॉटसन के द्वारा दी गई है कि व्यवहार में जो दिखने वाले परिवर्तन होते हैं, जिनको हम परीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, वही अधिगम है। द बिहेवियरल चेंजेस व्हिच वी कैन ऑब्जर्व, दैट इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने कुछ नए कंसेप्ट सीखे होंगे और कुछ पुराने कंसेप्ट्स को रिवीजन किया होगा। ऐसे ही और प्रश्नों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे, फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।